हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से कीजिएगा तो आगे भी आपको ये काम आएगा। देखिए मैटर क्या है। सबसे पहले हमें चैप्टर का जो नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ हमारे आसपास, चाहे जितनी भी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ स्पेस ले रही हो, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज़्यादा है, कुछ स्पेस ले रही हो और जिसका कोई ना कोई मास हो, दैट इज़ आवर मैटर। और इन आवर सराउंडिंग्स की हमारे आसपास के मैटर्स। तो इस चीज़ों की हमारे इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो बहुत ही इजी नोट्स मैं आपके लिए इस चैप्टर के बना करके लेके आया हूँ। तो अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे तो आपको चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके द्वारा ही आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। हाँ जी, जैसा कि चैप्टर का नेम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमारा मैटर का इंट्रोडक्शन वही जो मैंने अभी आपको बताया वो गिवन है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी छोटी सी कोई चीज़ हो या आपकी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो आपके जिसका कोई ना कोई मास है, जो कोई ना कोई छोटा सा भी चाहे स्पेस ले रही है, दैट इज मैटर। क्लियर है ये बात आपको? इसके बाद हमारे इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं प्लांट। हाँ जी, देखिए अब कोई भी आपका प्लांट है, चाहे वो एक ट्री है और चाहे एक वो छोटा प्लांट है, ठीक है, उसका कोई ना कोई मास भी जरूर होगा, वो कोई ना कोई स्पेस भी जरूर ले रहा है। तो इट मीन्स दैट इज आवर मैटर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, वाटर है, एनिमल्स है, कोई नॉन लिविंग लिविंग, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ सकती हैं, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद हमारी बात आती है फिजिकल। देखिए मैटर की ना दो तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है, दो तरह से इनको जाना जाता है। एक होती है इनकी फिजिकल टाइप्स के अकॉर्डिंग, एक होती है इनकी केमिकल टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की जाती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि ये दिखने में कैसे हैं, इनका वेट, इनका मास, इन चीज़ों के ऊपर जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कलर, साइज़, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब जैसे मेरे पास कोई भी यूटेंसिल है इस तरह से, ठीक है, तो उसका कलर कैसा है, ठीक है, उसका साइज कैसा है, ठीक है, ठीक, वो लस्ट्रस है या नहीं है, मेलिएबल है या नहीं, तो सॉरी लस्ट्रस है या नहीं है, ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी। बात करें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है आपकी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आपने रेड लिटमस के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि किस तरह से एक रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है हमारी। देखो एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिचन नाम के एक पौधे से जो हमें मिलता है। तो लिटमस पेपर का क्या काम है, अगर आप उसको एसिड या बेस में डालेंगे तो वो हमें बताएगा, या फिर आप कोई सॉल्यूशन आपके पास उसके अंदर आप उस लिटमस पेपर को डाल रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए जो भी मैटर है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको पता है। जैसे हमारे पास कोई भी यहाँ पे मैटर है, वो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, ठीक है, और इन पार्टिकल्स के कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो थोड़ा हो। अगर स्पेस बहुत कम है तो वो सॉलिड होगा, अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो गैस होगी, और अगर स्पेस मीडियम है तो वो लिक्विड होगा। इस चीज़ के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा या ज़्यादा स्पेस ज़रूर होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं एक गिलास वाटर लेता, ठीक है, इसके अंदर ये, हाँ जी, ये हमारा वाटर हो गया इसमें। इसके बाद मैंने इसके अंदर शुगर डाली, ठीक है, इस तरह से हमारे शुगर के मैंने छोटे छोटे पीस लिए और इसके अंदर
डाल दिए। तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, पहले हमें शुगर अपीयर होगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि वो इनविजिबल होनी शुरू हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी वाटर से। तो वो शुगर कहाँ गई? जो शुगर जो है पहले तो सबसे पहले छोटी हो गई, यानी टूटती गई। टूटने के बाद जो उसके पार्टिकल्स थे, शुगर के पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व हो गई। कैसे हुआ? देखिए, जो वाटर है वो लिक्विड है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, और जो शुगर है वो सॉलिड है, उसके बीच में स्पेस नहीं होता। तो इसलिए वो क्या होगा, एक शुगर है वो छोटे छोटों में टूट गई, तो इसके जो पार्टिकल हैं इनके बीच में आ जाएंगे और वो हमें दिखने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस जो है लगती है, जिसके कारण वो इनविजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वाटर लेवल में इंक्रीमेंट नहीं होता। वाटर लेवल हमारा अगर इतना था तो इतना ही रहता है, क्योंकि जो स्पेस है वो हमारे बीच में ही आ गया है। शुगर ने जो स्पेस लिया वो वाटर के मॉलिक्यूल्स से बीच में ही लिया है, इसलिए वहाँ पे हमारा कोई भी इंक्रीमेंट वाटर में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अगर अच्छे से समझेंगे इसको तो आपको चैप्टर करने में आसानी रहेगी। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी कि हमेशा जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर हमें विजिबल नहीं होंगे, बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब भी हमारी चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूव करेगा। तो वहाँ से, और अगर उसमें टेम्परेचर का इंक्रीज आता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर उस चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वाटर की वो भी बढ़ेगी, तो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारा फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे। देखिए इस लाइन का क्या मीनिंग है। 1 मिनट। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई वाटर का बाउल है, मैंने उसको हीट करने के लिए बर्नर पे रख दिया। ठीक है, बर्नर पे रखने के बाद क्या हुआ, जो इसके अंदर वाटर था उसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसके। अब इसके अंदर पहले से ही काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब मैंने इसको हीट किया तो हीट के कारण क्या हुआ, अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा जब पानी गर्म हो रहा होता है तो उसके अंदर हमें पानी के अंदर थोड़ी ना थोड़ी हलचल जरूर दिखाई देती है। जब पानी उबलने लग जाता है, जैसे पानी हिल रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और जिसके कारण उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर की, वो हमेशा उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से। सॉलिड के अंदर फोर्स जो है अट्रैक्शन का वो ज़्यादा होगा, इसलिए उनको हमें वो डिजोल्व नहीं होते या फिर टूटते नहीं हैं आसानी से। लेकिन जो लिक्विड है उनमें कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है, और जो गैस है उसमें तो बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो उड़ भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मेरा ये सॉलिड एक पीस है, कोई कार्डबोर्ड पीस है या लकड़ी का लगा लो, वुडन लगा लो, तो यहाँ से इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस तरह से बहुत हमारे टाइटली जो है ये बाउंडेड होंगे। ठीक है, जिसके कारण इसका टूटता नहीं है। और जब हम इसको तोड़ते हैं किसी चीज़ से, हैमर वगैरह से जब इसको हिट करेंगे तो उस दौरान क्या होता है, इसकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो टूटती है, और उसके टूटने के कारण ही हमारा ऑब्जेक्ट टूट पाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन जो लिक्विड है उसके अंदर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, लूजली बाउंड होते हैं एज कंपेरिजन टू सॉलिड, जिसके कारण वो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। और गैस में जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा स्पेस होता है इस तरह से, जिस कारण से वो हमारे उड़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है काइनेटिक एनर्जी। देखो, अभी हमने इस टॉपिक में प्रीवियस में काइनेटिक एनर्जी की बात की, बहुत बार काइनेटिक एनर्जी का नाम वर्ड आया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखिए, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट से मूवमेंट से जुड़ी हुई है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, हमारा, देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा एक, अगर कोई हमें देखने में सरफेस साफ लग रहा है तो वो साफ नहीं है।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारी किसी ऑब्जेक्ट के चलने से, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन से होती है और फ्रिक्शन के कारण बनती है काइनेटिक एनर्जी। देखो मैंने ये एक सरफेस है, ये सरफेस देखने में प्लेन है लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ जरूर होंगी। जब मैंने एक बॉल ली, उस बॉल के अंदर भी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ हैं, वो भी हमें देखने में तो प्लेन लग रही है। तो जब वो आपस में टकराएंगे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे बनेगी। फ्रिक्शनल फोर्स का आगे आपके बुक में पढ़ेंगे हम जब टॉपिक आएगा, बट अभी के लिए इतना कि और वैसे भी 8th क्लास में आप इसको पढ़ के आए हैं, फ्रिक्शन के बारे में आपके पास चैप्टर था। तो यहाँ पे हम जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी तो उसके कारण हमारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ से इसका मीनिंग क्या आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी जुड़ी होती है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन से, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से। और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी की मोशन पे डिपेंड है तो वो किस किस पे डिपेंड होगी, एक तो वेलोसिटी उसकी कितनी तेज़ी से वो चल रही है, और एक उसका मास की वो कितना भारी है। ठीक है, तो जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा उनके बीच में टकरावट होगी और उतना ज़्यादा बनेगा, और वेलोसिटी जितनी स्पीड है उतनी तेज़ी से वो निकलेगा और उतनी ज़्यादा वैसे ही उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे बनेगी। तो अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए 1/2 mv²। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारा ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे कि m, देखिए यहाँ पे आपने दो वर्ड देखे, एक m है हमारा, एक v है। तो इनका क्या मीनिंग है, m मीन्स टू से मास एंड v मीन्स टू से वेलोसिटी। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो आपको काइनेटिक एनर्जी दी होगी, मास दिया होगा, मतलब कि तीन चीज़ें हैं यहाँ पे हमारी, एक तो है काइनेटिक एनर्जी, एक है मास, एक है आपकी वेलोसिटी। तो तीनों में से दो चीज़ आपको दी होंगी और एक निकालने कहेगा, तो बहुत आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक लास्ट SI यूनिट जो है काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, ये याद रखिएगा, आपसे MCQ टाइप्स क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर देखिए, अभी हमने बात की थी मैटर के बारे में, तो मैटर अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैसियस होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये देखिए इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, कितना लूज़ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है हमारा गैस में आकर के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड की। सॉलिड के बीच में देखिए कुछ सॉलिड की अलग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वैसे तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, पर फिर भी एक बार यहाँ पे जान लेते हैं। बहुत कॉमन सी सिंपल सी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। एक तो देखो आपको पता है कोई भी सॉलिड है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। अगर वो आपका मान लो कोई कार्डबोर्ड पीस है, एक क्यूबिक शेप में है, तो अगले दिन भी वो क्यूबिक ही होगा, ऐसा तो नहीं है अगले दिन आने तक वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, इनकी बाउंड्रीज होंगी, अगर जैसी भी इसकी बाउंड्री है, अगर वो क्यूबिक है तो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है, इनकी एक फिक्स वॉल्यूम होगी। यहाँ पे फिक्स वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे हमारा आएगा दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ पे हमारा फिक्स वर्ड आना था, तो दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी जो वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स होगी, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम यहाँ पे हमारी चेंज हो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है हमारी कि देयर इज़ लेस काइनेटिक एनर्जी। देखो इनके जो पार्टिकल्स हैं ना, इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब जो सॉलिड है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो जुड़े होते हैं। अब इतना सा पार्टिकल कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतनी टाइटली जो है पार्टिकल्स हैं, तो उनको स्पेस ही नहीं मिलेगा मूव करने के लिए। और अगर स्पेस कम मिलेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी, फ्रिक्शन कम होगी, मूवमेंट कम होगी, तो वहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कम बनेगी। ठीक है, तो ये आप अगर इसको सही तरीके से समझते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ द मैक्सिमम। अच्छा एक चीज़ और देखो, अभी ये हमने इसी पॉइंट में समझी, दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कि जो इनके बीच का फोर्स होता है इससे पार्टिकल से वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है। लिक्विड और गैस में इससे कम फोर्स मिलेगा अट्रैक्शन का। और लास्ट पॉइंट है देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जो इनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। अब कम होने के कारण ही इनको कंप्रेस मीन टू से दबाया नहीं जा सकता। अब अगर कोई पार्टिकल है उसके बीच में इतनी टाइटली वो बाउंड है, ठीक है, तो उसको अगर हमने दबाना है, दबाने का मीनिंग है कि वो पार्टिकल नीचे आ जाए, यहाँ पे ये वाले भी तो एक लाइन में आ जाए। लेकिन अगर इतना स्पेस ही नहीं है उनके पास तो वो नीचे आ नहीं पाएंगे और इसको कंप्रेस करना मुश्किल होगा। ठीक है,
इसके बाद हमारा ये सॉलिड हो गया। अब आ जाता है लिक्विड। लिक्विड में कुछ हमारी सिमिलरिटीज़ भी होंगी, कुछ अलग भी होगा और कुछ यूनिक भी होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे है कि इनकी वॉल्यूम फिक्स शेप फिक्स नहीं होती। हाँ जी, इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है। सॉलिड के अंदर हमारी शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स थी, लेकिन लिक्विड के अंदर हमारी शेप फिक्स नहीं होगी, वॉल्यूम फिक्स रहेगी। और सॉलिड, लिक्विड और गैस को लिक्विड में डिफ्यूज़ किया जा सकता है। इस लाइन का क्या मीनिंग है, देखो, चाहे मेरा अब मैं वाटर के अंदर वाटर डालूँ, मिक्स हो जाएगा। वाटर के अंदर सॉलिड डालूँ, अब जैसे सॉलिड के अंदर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ शुगर का, तो वो भी मिक्स हो जाएगा। और अगर वाटर के अंदर हम कोई गैस डालेंगे वो भी मिक्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो आपको पता है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, सो दैट दे कैन ऐड अदर थिंग्स इन देम। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सॉलिड के ऊपर अगर मैं वाटर डालूंगा तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो दूसरे के मॉलिक्यूल्स को भी अपने अंदर रख सकें। ठीक है, इसके बाद आता है कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज कंपैरिजन टू सॉलिड कम होगी, इस कारण से ही ये कंप्रेस भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा और मिसप्रिंट है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ये कंप्रेस भी हो सकते हैं। क्यों कंप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, स्पेस होता है। ठीक है, दूसरा ये कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सॉलिड से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो मूव ज़्यादा करेंगे पार्टिकल्स, और मूव ज़्यादा करने के कारण काइनेटिक एनर्जी एज कंपेरिजन टू सॉलिड ज़्यादा बनेगी। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आ जाता है गैस। गैस के अंदर देखो भाई, ना तो शेप फिक्स होती है, ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। क्लियर है। इसके बाद है कि हमारा जो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होता है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा गैस में, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सॉलिड में। एक बात याद रखो, जो आपकी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो गैस में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगी, गैस में बनेगी। अच्छा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सरफेस बिटवीन द पार्टिकल। बहुत ज़्यादा सरफेस होता है, इसलिए इनको कंप्रेस भी आसानी से किया जा सकता है, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी, आपको बता दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इन तीनों के बीच का डिफरेंस। देखो, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस। अगर आप ये वाला कर लेते हैं पेज, तो आपको वो तीनों अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाएंगे जो हमने ऊपर 3 पेज की। तो सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बाउंडेड होते हैं टाइटली। ठीक है, इसका एक डायग्राम भी है जो बनाया नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, ये देखिए, आपका ये डायग्राम हो जाएगा इस तरह से। कुछ आपने ना एक शेप बना करके उसके अंदर ये शो करने हैं। लिक्विड का यहाँ पे बना देते हैं। इस तरह थोड़ा होगा, और गैस के बिल्कुल ही हमारे लूजली होंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से बना लीजिएगा। इससे बात है कि जो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, इस वर्ड को अच्छे समझिए। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, मोलिक्यूलर्स के बीच का स्पेस। जो मोलिक्यूलर है हमारे यहाँ पे, ये मोलिक्यूल्स हैं हमारे सारे, तो इनके बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पे कम होता है, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। जो इसकी शेप, सॉलिड की शेप और वॉल्यूम है वो फिक्स होगी। जो लिक्विड की यहाँ पे पॉइंट ऊपर नीचे है, जो शेप है हमारी वो फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। और जो गैस की शेप और वॉल्यूम है वो दोनों ही डेफिनेट नहीं होती, दोनों ही फिक्स नहीं होती। अच्छा जी, सॉलिड की रिजिडिटी। रिजिडिटी की बात कर रहे हैं हम, तो रिजिडिटी क्या है भाई, रिजिडिटी होता है उसकी हार्डनेस। ठीक है, तो सॉलिड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लिक्विड एज कंपैरिजन टू सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, और गैस हमारी सबसे जो है कम रिजिड होती है, सबसे कम हार्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मीनिंग क्या है, फ्लूइड की तरह बह जाना। तो हमारी जो सॉलिड है, अब आपने देखा है कभी कोई सॉलिड बह रहा है, नहीं रहता ना, वो वाटर के ऊपर फ्लो कर रहा है भाई, वाटर फ्लो करेगा। अगर हम बात करें, अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आया है कि वाटर के ऊपर कोई मैंने वुडन चीज़ रखी हुई है और वो हमारी मूव कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड मूव कर रहा है, वो वाटर मूव कर रहा है, वो अपने साथ सॉलिड को लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ अकेले सॉलिड की, वो कभी ऐसे मूव नहीं करता, तो इसकी फ्लूइडिटी बहुत कम होती, बहुत होती नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो ये कभी फ्लो करते ही नहीं। लिक्विड थोड़ा फ्लो करेंगी और गैस सबसे ज़्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, लिक्विड में एज कंपेरिजन सॉलिड ज़्यादा हो रही है, गैस में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हाँ जी, चेंज द स्टेट। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी मैटर है हम उसकी स्टेट को बदल सकते हैं, उसको सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, या इसका उल्टा हम किया जा सकता है। तो इनकी जो प्रोसेस है यहाँ पे 6 प्रोसेस बनेगी, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। ठीक है, तो इन 6 प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? देखो, जब भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है दैट इज़ फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड में करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही जब लिक्विड टू गैस करेंगे तो वेपराइजेशन, और गैस टू लिक्विड करेंगे तो कंडेंसेशन, एंड लास्ट सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। तो इन प्रोसेस के बारे में हम आगे समझते हैं। देखो, जब हम सॉलिड को लिक्विड में एक सर्टेन टेम्परेचर में चेंज करते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, देन द प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, इसके बाद हमारी बात आती है, जब हमारा लिक्विड चेंज होता है गैस में एक सर्टेन टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा वाटर है, अगर आप वाटर रखेंगे कुछ समय बाद वो कम हो जाएगा क्योंकि वो वेपोराइज हो जाता है। थर्ड होता है कि हमारे जब गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में एक सर्टेन टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे इन्वायरमेंट में जब वाटर साइकिल चलती है, तो जो वाटर हमारी धरती से इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है वो वहाँ पर अब या तो वेपर से फॉर्म है, लेकिन वहाँ वाटर में कैसे चेंज हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, अब वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड्स कन्वर्ट होते हैं सॉलिड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सॉलिड में, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। तो नाम में ये सॉलिड बनना, सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद हमारा आता है कि जो प्रोसेस के द्वारा बाय विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, यहाँ स्टेट आना था, सॉलिड स्टेट जब गैस स्टेट में कन्वर्ट होती है। एक सेकेंड, हाँ जी, जब हमारे सॉलिड गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो जब भी हमारा कोई सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, आपने फिनाइलफ्थलीन की बॉल्स देखी होंगी आपके घरों में, अलमारियों में, कोई बेड में आप इस तरह की फिनाइलफ्थलीन की बॉल रखते हैं। ठीक है, अब उन बॉल्स का क्या काम होता है? आपने कभी देखा कि आपने वो बॉल रखी, कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन उसका कोई भी निशान हमारे वहाँ पर कपड़ों पर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होती हैं, डायरेक्टली सब्लिमेशन होता है उनका, इस कारण से। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो जाएगा। लास्ट है, जब हमारे गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है डायरेक्टली बिना लिक्विड में चेंज हुए। ये बात याद रखिएगा, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड जाना फिर गैस टू सॉलिड जाना, ये गलत प्रोसेस है। अगर डायरेक्टली गैस टू सॉलिड जा रहा है तब हम उसे डिपोजिशन करेंगे, और जब डायरेक्टली सॉलिड टू गैस जा रहा है तब हम उसे सब्लिमेशन करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वो फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए, अगर कभी भी, पहले तो इवेपोरेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। इवेपोरेशन होता है जब वाटर हमारा वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब इसको अलग अलग फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सरफेस एरिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेंगे, मैंने एक चाय ली। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास एक कप है और एक मेरे पास सॉसर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इस कप में चाय ली मैंने और इसके अंदर ली। ठीक है, तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा चाय ठंडी होगी? सबसे पहले चाय ठंडी हो रही है, इसका मतलब वो इवेपोरेट हुई है, उसमें से कुछ चाय भाप के रूप में बनी है, तब हमारी वो ठंडी हुई है। तो इनमें से सबसे पहले किसमें चाय ठंडी होगी? ऑब्वियसली इसमें होगी। क्यों होगी इसके अंदर? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा कोई भी चीज़ है वो इवेपोरेट हो पाएगी। तो इसलिए अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारा आ गया कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीज आता है, मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, जिस तरह उसका टेम्परेचर, अब मैं एक गिलास में मैंने ठंडा पानी ले लिया, 2 गिलास है मेरे पास। ठीक है, इसमें मैंने लिया ठंडा पानी कोल्ड, और इसमें मैंने लिया हॉट वाटर। ठीक है, तो मेरा किसमें सबसे पहले पानी जो है किसमें जो है ज़्यादा इवेपोरेशन होगी? देखो ऑब्वियसली गर्म में होगी, इसके अंदर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये हॉट था। तो इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी। इन छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से आप ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद हमारी बात आती है, अगर
हमारी ह्यूमिडिटी में डिक्रीज आता है। अगर हमारे ह्यूमिडिटी के अंदर कमी आएगी, नमी में कमी आएगी, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर कंटेंट है हवा में वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि इफ़ देयर इज इंक्रीज, ये वर्ड मिस्टेक है यहाँ पे, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब देखो, अगर हमारी हवा की स्पीड बढ़ जाती है तो जो हमारी इवेपोरेशन की स्पीड है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो धूप है वो तो हेल्प कर ही रही है इवेपोरेशन करने में, कुछ जो मदद है वहाँ पे हमारा वाटर भी करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट। हाँ जी, देखो लास्ट टॉपिक है, एक मिनट। हाँ जी, सम इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स। देखो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट मेजर्स होती हैं, मेजर्स की हमारी फॉर्म है जिनको आपको याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर को किस में मापा जाता है? केल्विन में। इसलिए अलग अलग होती हैं टेम्परेचर के लिए, एक हमारा होता है सेल्सियस, एक हमारा होता है डिग्री सेल्सियस, एक हमारा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। तो 3 तरीके से इसको मापा जाता है। और भी होते हैं, वेदर फोरकास्ट के लिए अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा केल्विन लिखा हुआ है। इसके बाद आता है लेंथ। लेंथ क्यों? वैसे तो किलोमीटर, मीटर, कई चीज़ें मापा जाता है, लेकिन जो इसकी बेसिक यूनिट होती है वो होती है मीटर। मास की होती है किलोग्राम, वेट की होती है न्यूटन, वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर, डेंसिटी की होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से क्या मीनिंग है यहाँ पे कि केजी बाय में। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे केजी मीटर क्यूब जो है यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका, एक मिनट, वो यहाँ पे यूज़ होता है और हमारी डेंसिटी यहाँ पे निकल के आती है। अगर हम डेंसिटी का वैसे रियल फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ऊपर तो मास, नीचे आपकी जो भी उस सब्जेक्ट की वॉल्यूम दी है तो वो लगानी है, अगर नहीं दी है तो आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करके उसका फॉर्मूला लगाना है। और ये थोड़ी सी यहाँ पे मैथमेटिक्स आपकी यूज़ होएगी। और लास्ट हमारा प्रेशर को जो है हम मापते हैं पास्कल। प्रेशर की जो यूनिट होती है उस पास्कल में उसको मापा जाता है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये हमारा आपका जो आज की वीडियो है कंप्लीट हो जाती है। चैप्टर 1 को मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, उसके पॉइंट टू पॉइंट में नोट्स बना करके लेके आया था। तो अगर आप इन नोट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, अगर इसको ध्यान में रख लेते हैं, तो आपको इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चैप्टर तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती हैं चैप्टर्स में वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा उनकी। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, ब्लूप्रिंट भी, एक्सरसाइज भी और एक्स्ट्रा भी, उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।